राम राम मित्रों। एक शेर है ना कि उम्र गुजर जाती है एक आशियाँ बनाने में और तुम्हें तरस नहीं आती है बस्तियाँ जलाने में। भारत जो है, भारत के जो लोग हैं, इसमें लगभग 99% लोग ऐसे ही होंगे जो जैसे तैसे एक छोटा सा टूटा फूटा आधा अधूरा मकान खड़ा कर पाते हैं, अपने सर के ऊपर एक छत बना पाते हैं। और अगर इसको गिरा दिया जाए परिवार के किसी एक सदस्य के, किसी एक दोस्त के चलते, बिना किसी लीगल प्रोसीजर के, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति पे, उस परिवार पे क्या गुजरती होगी। हाल के वर्षों में एक वैकल्पिक न्याय की व्यवस्था बनाई गई। उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई इसकी, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। अगर योगी आदित्यनाथ के बारे में देखा जाए तो शायद उन्होंने अपने श्रम से एक ईंट भी नहीं रखा होगा, तो वो क्या समझेंगे घर बनाने का दर्द। और दुर्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री जी भी ऐसे ही हैं जिन्होंने संभवतः अपने जीवन में अपने श्रम से एक झोपड़ी भी नहीं खड़ी करी होगी। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो घर कैसे बनता है, एक आम हिंदुस्तानी एक घर कैसे खड़ा करता है, इसकी पीड़ा वो नहीं समझ सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पीड़ा को समझा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे अपने आदेश में इस प्रकार के एक्शन पे रोक लगा दी है और उत्तर प्रदेश सरकार पे जुर्माना भी लगाया है, दंड भी लगाया है और साफ शब्दों में कहा है कि अगर बिना लीगल प्रोसीजर के किसी का भी मकान गिराया गया, इस तरह से गुंडागर्दी वाला जो स्वरूप है अधिकारियों कर्मचारियों का उनके द्वारा, तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना समझी जाएगी और प्रक्रिया में सम्मिलित सभी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। की कॉपी है 91 पेज का यह फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बीजेपी की सरकारों को आईना दिखाते हुए वो सब इस फैसले में लिखा है जिस फैसले के हर शब्द को, हर वाक्य को पढ़ा जाना चाहिए और बार बार तब तक पढ़ा जाना चाहिए जब तक सरकारों को यह समझ में ना आ जाए कि बुलडोजर एक्शन के नाम पर किसी के घर को, किसी के घरौंदे को रौंदने का। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस हमेशा से रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी बुलडोज़र प्रक्रिया, जो न्याय की एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई थी उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश से चल के एमपी और आसाम जाने कहाँ कहाँ तक पहुँची थी, इस पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि जब कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया कि ये जो भी मकान गिराए गए हैं इनमें ये लगभग असंवैधानिक तरीके से गिराए गए थे, तो आखिर जिन लोगों का मकान गिराया गया, जिनको ये पीड़ा उठानी पड़ी इस असंवैधानिक प्रक्रिया के चलते, उनको मुआवजा क्या नहीं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी आदेश करना चाहिए था कि जितने भी मकान गिराए गए हैं उसकी क्षतिपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है, जिसका मैं नहीं कारण समझ सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट प्रायः ऐसे आदेशों में मुझे लगता है बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करती है। अगर आप वो चुनावी फंड बॉन्ड वाली बात देखेंगे तो वहाँ भी पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया गया और साफ साफ पाया गया कि अनर्गल तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये पार्टियों ने पैसा वसूला है। कोई एक पार्टी नहीं बल्कि लगभग सारी की सारी राजनीतिक दलों ने वसूला है। कोर्ट ने उसे असंवैधानिक भी करार किया, लेकिन पीछे जो कुछ हो गया उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर आप असंवैधानिक इस प्रक्रिया को आपने असंवैधानिक करार किया है, तो जो पीछे इस प्रक्रिया के तहत असंवैधानिक कार्य हुए हैं उनकी भी निगरानी होनी चाहिए। मुझे याद है कि प्रशांत भूषण एक पीआईएल लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने कि जो चीज़ें गलत हुई हैं उनकी जांच कराई जाए। जहां साफ साफ दिख रहा है कि ब्लैक मनी इज़ कन्वर्टेड एज इलेक्टोरल फंड, तो आखिर उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों ना हो। लेकिन वो प्रोसीडिंग मुझे याद है, मैंने ऑनलाइन देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया उस पीआईएल को सुनने से। और ये बुलडोज़र एक्शन के मामले में भी सेम यही हुआ है, असंवैधानिक करार दिया गया। लेकिन जो पीड़ित हैं, जो पीड़ित हो चुके हैं, उनके समर्थन में कोर्ट ने कुछ नहीं कहा कि उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाए, उन्हें फिर से मकान बनाने के लिए क्षतिपूर्ति दे उत्तर प्रदेश सरकार, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये मुझे नहीं हजम हो रहा है
जब कोर्ट ने गलत पाया है तो इसे सुधारना भी चाहिए, जो गलत हो गया उसे सुधारना भी चाहिए, आगे से गलत ना हो। वो तो ठीक है, वो तो निर्धारित हो गया, वो तो सख्त आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि बुलडोज़र अब नहीं चलेंगे इस ढंग से असंवैधानिक तरीके से। लेकिन जिनके ऊपर चल चुके हैं उनकी भी पीड़ा को समझना चाहिए था अदालत को। तो कुल मिला के यही मेरा कहने का जो वीडियो में लब्बो-लुआब जो मैं कहूँगा कि यू नो ये जो वैकल्पिक न्याय की व्यवस्था उभर रही है हमारे समाज में, ये इसमें सरकारें भी अब सम्मिलित हैं, पब्लिक तो सम्मिलित है ही। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं जो हैं एक वैकल्पिक न्याय व्यवस्था का ही स्वरूप हैं। आज लोग अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करते हुए पकड़ा जा रहा है तो तत्काल पब्लिक जो है वैकल्पिक न्याय व्यवस्था के तहत उसकी भी हत्या कर दे रही है, भीड़ उसे मार डाल रही है, चोरी के आरोपी पकड़े गए व्यक्ति को भी भीड़ पीट कर न्याय दे रही है। तो इस तरह की वैकल्पिक न्याय के तमाम तरीके जो है इस देश में इस समय अपनाए जा रहे हैं। और इसका कारण क्या है, इसके कारण पे भी विचार करना पड़ेगा, हमारी पूरी न्याय व्यवस्था को विचार करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना पड़ेगा कि आखिर क्या बात है कि लोग वैकल्पिक न्याय व्यवस्था कर दे रहे हैं तुरंत, वो न तो पुलिस की सुन रहे हैं न तो अदालतों का इंतज़ार कर रहे हैं।